वेलकम टू क्लास नंबर 3। आज हमारी परसेंटेजेस की लास्ट क्लास रहेगी। पिछली दो क्लासेस में हमने करीब 40 क्वेश्चंस देखे थे परसेंटेजेस के, और उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स हमने यूज़ किए थे वो सब मैं साइड में वहाँ पर लिखता जा रहा था। तो आज की क्लास में भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 25% से इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंडिचर जो है उसे हमें इंक्रीज नहीं करना है, निकालना क्या है, रेशो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन की। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम पिछली दो क्लासेस में काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। कंसेप्ट क्या रहता है इनका, E इज इक्वल टू P इंटू सी। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इंक्रीज कितना है 25% का, 25% मतलब 1/4, तो इंक्रीज का मतलब 5/4। ठीक है, अब क्या हमारा अगला फैक्टर यहां पर आएगा अगर हमें इंक्रीज नहीं करना है एक्सपेंडिचर को, इसका हमें इनवर्स लिखना पड़ेगा या रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो वो होगा 4/5। अब पूछा क्या है, रेशो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन। रिडक्शन कितना कम हुआ, 1 से कितने पर, ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा कितना है 5, तो रेशो हमारा हो जाएगा 1:5। सी हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, Mohit pays income tax at the rate of 10% if his income is increased by 10% and his tax rate increases to 15%। ठीक है, इंक्रीजेस 2 लिखा है, पहले 10 था अब यहां पर 15 हो गया है। His net income would increase by ₹350। What is Mohit's current income? इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहली कंडीशन दी है कि जो है टैक्स जो है वो 10% की दर से वो भरता है। तो मान लेते हैं कि अगर उसकी इनकम है 10 रुपए, तो वो टैक्स कितना भरेगा 10% के हिसाब से 1 रुपए, बचेगा कितना उसके पास 9 रुपए। सेकंड कंडीशन में जो उसकी इनकम है ये 10 रुपए, ये 10% से बढ़ जाती है, तो 10 को अगर हम 10% से बढ़ाएंगे तो वो होगा हमारा 11। अब जो नई टैक्स की दर है वो है 15%, तो 11 का अब हमें 15% निकालना है। ठीक है, 11 का हमें 15% निकालना है। तो अगेन हम यहां पर 1% 10% वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे। अगर 10% की बात करें हम यहां पर 11 का अगर 10% की बात करें तो 1.1 होगा। ठीक है, 1% की बात करें अगर तो 0.11 होगा। अगर 5% की बात करें तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 0.55। इसको हम यहां पर ऐड कर देंगे 0.55, ये होगा हमारा 1.65। मतलब अब जितना वो टैक्स भरेगा वो होगा 1.65। अब बचेगा कितना, एक हटा देंगे तो 10, तो यहां बचेगा हमारा 35 और ये हो जाएगा हमारा 9। जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा। अब हमसे क्या 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 पूछा गया है वहां पर, व्हाट इज मोहित्स करंट इनकम। ठीक है, अब हम देखेंगे, इस पर काम करेंगे। गैप कितना आ रहा है हमारे पास 0.35 का, तो 0.35 का जब हमारा गैप है तो हमारी ओरिजिनल इनकम कितनी है 10 रुपए। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से ये जो गैप है वो 350 रुपए हो जाए, ठीक है, इंक्रीज बाय मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है 350 का नेट इनकम में, ये 9 और 9.35 जो है वो उसकी नेट इनकम है। तो जब ये 350 होगा तो हमारा जो है इनकम कितनी होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 0.35। 35 से कट जाएगा, 10 के मल्टीपल में कुछ होना चाहिए, तो बी हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से हम इसे ट्री बना के कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 एज्यूम करके भी कर सकते हैं, पर यहां पर 15% निकालने के लिए हमने इस तरह से 1% 10% का कंसेप्ट फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination 75% candidates passed in English, 60% passed in mathematics and 25% failed in both, 25% failed in both and 240 passed in the examination. Find the total number of candidates। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। अब यहां पर हमें जो पहली बात तो आपको दिख रही है कि यहां पर हमें वेन डायग्राम बनाना है, यहां तक हमें समझ में आया। पर जो 75% है वो पास वाले हैं, 65% भी पास वाले हैं, और जो 25% वाले वो फेल वाले दिए। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं इस तरह से, तो हमें यहां की वैल्यू पता है, यहां की वैल्यू पता है, लेकिन बीच की वैल्यू नहीं पता है ना। ये 25% फेल्ड इन बोथ है। अगर ये कुछ पास का हमें दिया होता बोथ में तो हम उसे डायरेक्ट यहां पर यूज कर लेते। अब यहां पर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है 25% मतलब मुझे मिडिल वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ 25%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पास वाले वेन डायग्राम ना बना के मैं फेल वाले वेन डायग्राम बना रहा हूँ।
तो 75% अगर इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 25%। उसी तरह से इंग्लिश में, ये तो हमने इंग्लिश की बात करी, फिर 60% मैथ्स में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि टोटल जो है हमारे फेल कितने हुए। तो वो निकालने के लिए क्या होता है? 25 + 40 - 25। तो ओवरऑल फेल एफ से अगर मैं डिनोट करूं तो कितने हुए हैं? 40%। तो पास कितने हुए होंगे? 60%। अब ये जितने पास हुए हैं उनके हमें यहां पर वैल्यू दी है, 240 पास द एग्जामिनेशन। मतलब अब हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 60% का मतलब 240 है। तो 100% का कितना होगा? ये 4 से कैंसिल आउट होके हमें 4 का मल्टीपल देगा, जो कि यहां पर है। तो ये हमारा ऑप्शन हुआ। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ट्रिक सिर्फ इतनी थी कि आपको यहां पर पास वालों का वेन डायग्राम ना बनाकर फेल्ड स्टूडेंट्स का यहां पर वेन डायग्राम बनाना है, तो आपकी प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी। वरना फिर आपको थोड़े से इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, two persons contested an election. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. Find the number of total votes polled. तो इजी सा क्वेश्चन है। अगर विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट्स मिले? 57%। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? 100 माइनस करना पड़ेगा, तो ये होगा हमारा 43%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर आप 57 में से 43 माइनस करेंगे तो ये होगा 14%। यही है दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि यहां पर मेजोरिटी बताता है। तो यहां पर अगेन हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 14% की वैल्यू मुझे दी है 42,000। ठीक है, तो यहां से मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ देखने हैं तो 100% मुझे यहां से निकालना है। ये 3 टाइम्स जाएगा, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये हमारा 3। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी मेजोरिटी बता रहा है, मेजोरिटी मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक बायोलॉजी, 44% टुक मैथमेटिक्स। अगेन यहां पे आप देख रहे हैं ये वेन डायग्राम टाइप हमारा पैटर्न जा रहा है। इफ ईच स्टूडेंट टुक बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड 40 टुक बोथ, बीच का यहां पर हमें परसेंट यहां पर नहीं दिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन वेन डायग्राम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ये हुआ हमारा बायोलॉजी के लिए, ये हुआ हमारा मैथमेटिक्स के लिए। अब एक कंडीशन इन्होंने ये दी है, ईच स्टूडेंट टुक बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, मतलब इस सेट के बाहर कुछ भी नहीं है। सबने, सारे स्टूडेंट्स ने, 100% स्टूडेंट्स ने एक ना एक सब्जेक्ट तो यहां पर लिया हुआ है। तो एक चीज हमारी यहां पर आसान हो गई। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो बीच का, ये हमें दिया तो है नहीं कि दोनों के कितनों ने लिए हैं, तो इसे हम मान लेते हैं x%। बायोलॉजी कितनों ने लिया? 72%। और मैथमेटिक्स कितनों ने लिया? 44%। तो अब हम अगर ऐसे नंबर ऑफ परसेंट, ऐसा परसेंट निकालें टोटल स्टूडेंट्स का जिन्होंने एक ना एक सब्जेक्ट तो लिया ही लिया है, तो वो क्या होगा? 72 + 44 - x%। ठीक है, यहां से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ये ब्लू वाला सर्कल अगर हम काउंट करेंगे तो ये पार्ट हमारा काउंट हो गया, फिर अगर हम ग्रीन वाला सर्कल काउंट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा फिर से काउंट हो गया। इसलिए 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम एक बार इसे माइनस करते हैं। तो ये होता है 72% प्लस 44%। और चूंकि हमने यहां पर 2 बार बीच वाले पोर्शन को काउंट किया है तो एक बार हम उसे माइनस कर देते हैं, x%। ये हमारा बनता है। अब 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76, और उसमें फिर हम 40 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 116% - x%। अब हमें यह बता दिया गया था कि सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट तो लिया ही है, इसका मतलब इसका जो सम टोटल होगा वो होगा 100%। यहां से जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो x आपका आएगा 16%। तो हमें सेंटर वैल्यू मिल गई। इसी का फिगर हमें यहां पर ये 40 दी हुआ है। इसका मतलब अब हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो 16% की वैल्यू हमें दी है 40। पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 100% 40 × 100 डिवाइडेड बाय 16। 4 टाइम्स ये 10 देगा और ये
250 देगा, मतलब 250। तो आंसर हमारा हुआ 250 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 250। तो वेन डायग्राम बनाया हमने पहले, कंडीशंस हमें क्या क्या दी थी वो सब कंडीशंस हमने लगाई, लास्ट में हमने यूनिटरी मेथड यूज किया। In an election between two candidates, A gets 65% of the total valid votes. If the total votes were 6,000, what is the number of valid votes that the other candidate B gets if 20% of the total votes were declared invalid? बहुत सारा हमें डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आसान है। हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकालने हैं जो कि बी कैंडिडेट को मिले थे। तो क्या हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं? दिए हैं। तो पहले हम लिख लेंगे यहां पर 6000। ये पूरा यहां पर हम रेशोज का इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट रेशोज यहां पर लिखते जाएंगे कि रेशो क्या क्या हमें इफेक्ट यहां पे देंगे। अब 25% जो वोट थे वो तो डिक्लेयर्ड इनवैलिड थे, तो इसमें से हम 25% हटा देते हैं, क्या बचेगा? 75%, मतलब हम लिखेंगे 3/4। अब ए को कितने मिले? 65%। तो बी को कितने मिले होंगे? 35%। तो यहां से हम लिख देंगे 35/100। ये हमारा क्या निकलेगा? कितने वोट्स हमारे बी को मिले। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, यहां से 100 गया, यहां से 15 गया, ये हो जाएगा हमारा 45 × 35। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 45 को मैं लिखूंगा, ये मेंटली होगा, मैं आपको लिख के से बता रहा हूं। 35 + 10 और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में 35 तो है ही, 35 का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर का जब भी कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर निकालना इजी होता है। 3 × 4 12, 5 × 5 25। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 350, इसमें हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 5 और ये 1575। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम जब भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो जब वोट निकालने हैं तो वो तो आसान है, इस तरह से हम सिर्फ रेशोज उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि जो रेशो है वो क्या क्या हमारा इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे हमने पहले 75% निकाला, फिर उसका 35% निकाला। 35% क्यों निकाला? क्योंकि ए को 65 मिले थे तो बी को बचे हुए 35% वोट्स मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the numerator of a fraction is increased by 15% and its denominator be diminished by 8%, the value of the fraction becomes 15/16. Find the original fraction. अब यहां पर हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है, तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं, a/b कुछ भी हम ले सकते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपको फ्रैक्शन एज्यूम करना हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसे a/b दो वेरिएबल की टर्म्स में उसे आप एज्यूम करें। ठीक है, फ्रैक्शन को एज्यूम करना है तो a/b, ये एक तरीका हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर a/1 भी चूज कर सकता हूँ। मेरा फ्रैक्शन a/1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की जो मेन लर्निंग है वो यही है, बाकी तो कैलकुलेशन है वो तो निकल जाएगा कि जब भी फ्रैक्शन आपको एज्यूम करना हो तो जरूरी नहीं है कि आप दो वेरिएबल्स में ही फ्रैक्शन एज्यूम करें, आप सिंगल वेरिएबल में भी फ्रैक्शन एज्यूम कर सकते हैं। a/1 भी फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं a/1 को। तो फ्रैक्शन हुआ हमारा a/1। अब जो जो ऑपरेशंस दिए हैं वो हम लिखते जाएंगे। न्यूमरेटर को क्या किया? 15% से बढ़ाया, मतलब नई कंडीशन में हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा वो हो जाएगा 1.15 टाइम्स a। डिनोमिनेटर के साथ क्या हुआ? उसको हमने कम किया 8% से, तो a को अगर हम 8% से कम करेंगे तो वो हो जाएगा 0.92। अब ये फ्रैक्शन किसके बराबर दिया है हमें? 15/16। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल्स हटा देंगे, ये 4 से जाता दिख रहा है तो इसको 16, ये 4 और ये 4 2 और 3। अब ये 23 और 115, ये 5 टाइम्स जा रहा है, ये 3 टाइम्स जा रहा है, तो हमारा जो a/1 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। यही हमारा आंसर है क्योंकि हमने एज्यूम ही a/1 किया था। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो लर्निंग जो मेन थी कि जब भी आपको फ्रैक्शन एज्यूम करना हो किसी भी क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं है कि आप दो वेरिएबल्स में फ्रैक्शन लें, आप एक वेरिएबल में भी फ्रैक्शन चूज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल, an inspector rejects 0.08% of the meters as defective. How many meters will he examine to reject 2 meters? सिंपल सा ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। 0.8, देखिए 0.08 मीटर्स को जब वो इंस्पेक्ट करता है तो जब वो रिजेक्ट करता है तो वो कितने मीटर्स को इंस्पेक्ट किया होगा? परसेंटेज में है तो 100।
मतलब जब उसने 100 मीटर इंस्पेक्ट किए तो उनमें से उसने 0.08 को रिजेक्ट किया। तो 2 रिजेक्ट करने के लिए अगेन सिंपली यूनिटरी मेथड लग रही है यहाँ पर, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा चला जाएगा 4, ये चला जाएगा 25, मतलब 2500। तो ये रहा हमारा आंसर। सिंपल, ये हमारा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द एंट्री फी इन एन एग्जीबिशन वॉज ₹10. लेटर दिस वॉज रिड्यूस्ड बाय 25%, which increase the fee collection by 20%. Find the percentage increase in the number of visitors. Again ये हमारा उसी कंसेप्ट पर चल रहा है, E is equal to P into C, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब यहां पर E मतलब टोटल जो हमारा खर्चा है वो कितना हो रहा है, फी कलेक्शन 20% से बढ़ रही है, तो हम E की जगह क्या लिखेंगे, 6/5। ठीक है, 20% से बढ़ रही है क्योंकि वो। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस वॉज रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% मतलब 1/4, रिड्यूस करने के बाद 3/4। और मल्टीप्लीकेशन में यहां पर क्या आएगा, हमारा विजिटर्स, जो भी फ्रैक्शन में वो हुआ हो, तो यही तो हमें निकालना है, तो हम इसे x ले लेते हैं। ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 8/5। मतलब पहले अगर 5 विजिटर जा रहे थे तो अब 8 विजिटर जाने लगे। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, तो 3/5। 1/5 मुझे पता है 20% होता है, तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 60%। तो ये मेरा आंसर है ना। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो 10 था इसका कहीं से कहीं तक हमारे पास यूज ही नहीं आया। इसकी जगह कोई गंदी सी भी वैल्यू लिखी होती ना, 197 भी लिखा होता, 13, 19 कुछ भी लिखा होता, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रेशोज में काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर निकालना भी परसेंट था, इसलिए इस वैल्यू की हमारे पास कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा है, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 48% ऑफ बी, तो हम लिखेंगे इसे डायरेक्ट, 60 इंटू ए इज इक्वल टू 48 इंटू बी। ये 12 के मल्टीपल्स हैं, 12 5 12, 4 टाइम्स। हमें निकालना क्या है, ए बाय बी, तो ए बाय बी हमारा होगा 4/5। ये रहा हमारा आंसर, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं, प्रीलिम्स में तो दिखते ही दिखते हैं, है ना, आपके टीयर वन में। इसलिए आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान सा क्वेश्चन डाल दिया, आप इसे भी जल्दी से करने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ, हमें परसेंटेज की टर्म्स में ये निकालना है। अगेन हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। पहले हमने 10% से किसी चीज को बढ़ाया तो 11/10, फिर उसे हमने अगेन 10% से बढ़ाया 11/10, कितना इफेक्ट हुआ हमारा, 121/100। डिफरेंस कितना है 21 का, कितने पे, 100 पे, तो कितना होगा जो हमारा इफेक्टिव परसेंट होगा, 21%। ठीक है, इसका एग्जाम वो आप फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला, लेकिन वो 2 तक के लिए ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 इंक्रीज हो जाएगी तो वो फॉर्मूला फिर लगना बंद हो जाएगा, फिर उसका एक कॉम्प्लेक्स वाला वर्जन आपको याद करना पड़ेगा। तो हम इतने क्यों फॉर्मूले याद करें, सिंपली हमें पता है ना रेशियो को हम किस तरह से इफेक्ट में लिख सकते हैं, है ना, तो हम इसी मेथड का आराम से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज, ऊपर 2 थे तो वो फॉर्मूला लग जाता, अब यहाँ पे 3 आ गए, है ना, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज फॉलो करेंगे जो हमें आती है। 10% के 3 इंक्रीज हैं, तो हमें इक्विवेलेंट सिंगल परसेंटेज निकालना है। 10% के 3 है मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 11 का क्यूब होता है 1331, और नीचे हो जाएगा हमारा 1000। डिफरेंस कितना आएगा, 331 का कितने पे, 1000 पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देगा वो 33.1। तो ये हमारा आंसर है। अगला, अब ऊपर देखा था हमने जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज थे वो एक जैसे थे, अब यहां पर अलग अलग हैं, प्लस यहां पर डिस्काउंट की बात हो रही है। ऊपर किसकी बात हो रही थी, सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज की, तो हमने इंक्रीज का इफेक्ट लिखा था। अब यहां पर डिस्काउंट की बात हो रही, तो हम डिक्रीज करने का इफेक्ट लिखेंगे। 10% से कोई चीज कम हो रही है तो हम उसे लिखेंगे 9/10। अगला इफेक्ट, 20% से कोई चीज कम हो रही है तो हम उसे लिख देंगे 6/5। तीसरा इफेक्ट, 30% से कोई चीज कम हो रही है तो हम उसे लिख देंगे 7/10। अब यहां पे कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, ताकि न्यूमरेटर मेरा 10 का मल्टीपल रहे आसान सा, तो हम इसे 6/5 ना लिख के हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके
अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर गलती और करी, 20% को हमने इंक्रीज करके लिख दिया था, जबकि ये डिक्रीज करके लिखना था। मतलब 20% का मतलब 1/5, डिक्रीज करके होता 4/5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8/10। ठीक है, ये हमने अब सारे यहां पर लिख लिए। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 8 जा 56 और डिवीजन में हमारा हो जाएगा 1000। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 5 जा 45, आगे 0 लगा देंगे, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा हमारा 504। मतलब जो यहाँ पर हमारा रेशो है वो है 504 डिवाइडेड बाय 1000। अब जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो मैं देखूंगा लास्ट में 96 आएगा, वही हमारा परसेंटेज टर्म्स में जाएगा। तो 96 कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो, आप लास्ट स्टेप में हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे आगे तक कैलकुलेट करें। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको आपको यूज करना है। जबरदस्ती की कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। If an electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 4% on the amount of the bill. By paying the bill before due date, a person got a reduction of 13 rupees. Find the amount of his electricity bill. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें हमारा यूनिटरी मेथड लग रहा है, सिर्फ लैंग्वेज को उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे करके दे दिया है। सीधी सीधी बात अगर हम करें, 4% की वैल्यू 13 दे रखी है, मतलब 4% किसको करस्पॉन्ड करता है? 13 को। हमसे क्या पूछा है? टोटल अमाउंट, तो 100%। 100% किसको करस्पॉन्ड करेगा? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 250 प्लस 75, ये हमें दे देगा 523, 325। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो लैंग्वेज कई बार क्वेश्चंस में उटपटांग रहती है, पर हमारा जो उसका ओवरऑल जो उसका कोर है वो बहुत आसान सा है। सिंपली 4% जो है वो 13 के बराबर पूरा हमें दे रखा है, 100% की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यूज किया यूनिटरी मेथड को। Next question. The price of a book was first increased by 10% and then again by 20%. If the last increased price is rupees 33, find the original price. Again ये भी सेम है, हम रेशो के इफेक्ट लिखते जाएंगे यहाँ पर। मान लेते हैं कि जो प्राइस था इनिशियल वो था P। पहला इंक्रीज कितना हुआ? 10% से, तो 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बार 20% से बढ़ाया तो 6/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो टोटल वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी? हमारी 33 के बराबर बन जाएगी। तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, इसे हम और 5 से काट दें तो P के वैल्यू हमारी आ जाएगी 25। ये रहा हमारा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू P इंटू C वाला टाइप है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो वो होता है रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ में कितना चेंज हो रहा है? 10% से बढ़ रही है, तो हम इसे लिखेंगे 11/10। ब्रेड्थ में क्या हो रहा है? 10% से कम हो रही है, तो उसका इफेक्ट हम लिखेंगे 9/10। ये कितना हो जाएगा? 99/100। मतलब पहले ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो थी 100 एरिया की, अब घट के हो गई है वो 99, मतलब 1 से कम हो रही है, तो आंसर हुआ हमारा 1% का डिक्रीज। Next question. In a factory, 60% of the workers are above 30 years and of these 75% are males and the rest are females. ठीक है, पहले हम इतने का ट्री बना लेते हैं। हमें दिख रहा है पहले 60% की वैल्यू दी है, मतलब 100% को हमें 60% और 40% में ब्रेकअप करना है। तो मान लेते हैं यहां पर हम 100 लेके चलते हैं। अगर जो टोटल वर्कर्स हैं वो 100 हैं, उनमें से 60 क्या है? 30 से ऊपर की उम्र के हैं और 40 30 से नीचे की उम्र के हैं। ये हमने पहली कंडीशन देख ली। अब इसमें से जो 60 हमारा आया है 60%, 75% आर मेल्स। 75% का क्या मतलब होता है? 3/4। तो 60 को अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूं तो होगा 15 इंटू 3 मतलब 45। बचेगा कितना? 15। तो ये 45 जो है वो मेल्स हैं और जो 15 है ये हमारी फीमेल्स हैं। इफ देर आर 1350 मेल वर्कर्स अबोव 30 ईयर्स, तो ये हम अबोव के लिए निकाल रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब अब यहां पर हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। तो 45 करस्पॉन्ड करता है किसको? 1350 को। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 100। तो 100 किसे करस्पॉन्ड करेगा? ये 3 टाइम्स जा रहा है, तो 30 और फिर यहां 00 हो जाएगा।
3000 के बराबर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो पहले हम ट्री बना लेंगे क्वेश्चन के कंडीशंस के हिसाब से, फिर हम अपनी यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। इनकम टैक्स 19% से बढ़ रहा है, तो जो हमारी नेट इनकम है वो 1% से घट रही है। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन जिसे मैंने मार्क किया था, और दूसरा ये दोनों हमारे इस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन हैं। इसे करने के लिए एक तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी मेन में नॉर्मल तरीका क्या है करने का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखेंगे, वहां पे भी कुछ इसकी वैरायटी चलती है। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, तो जो हमारी इनकम नेट इनकम थी उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 19 + 1 20, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होता है हमारा 5% के बराबर। यही हमारा आंसर है। लेकिन ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, मैं चाहता हूं कि आप इसे नॉर्मल तरीके से बनाइए, उससे आपके कंसेप्ट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके और भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर आपकी ये शॉर्ट ट्रिक बदल जाएगी, तो इतनी शॉर्ट ट्रिक याद करने से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी आप मेन तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे नॉर्मल तरीके से करने के लिए, कि इनकम जो है वो है हमारी 100 रुपीज, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अब जो ओरिजिनल टैक्स था, टैक्स का परसेंट वो है टी। ठीक है, ये ओरिजिनल टैक्स का परसेंट है, तो टी अगर टैक्स परसेंट होगा 100 पे, तो टैक्स की वैल्यू कितनी होगी टी, तो नेट इनकम कितना होगा 100 - टी। ठीक है, ऊपर मैं वो लिख देता हूं, ये है हमारी इनकम, ये है हमारा टैक्स, टैक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, और ये है हमारी नेट इनकम, नेट आई। ये हमारी इनकम हमने एज्यूम करी 100, टैक्स था T% ओरिजिनल, तो टैक्स की वैल्यू है T। नेट इनकम कितनी हो जाएगी 100 - T, मतलब 100 - T। अब क्या होगा कि इनकम टैक्स की जो दर है वो 19% से बढ़ जाती है, इनकम तो हमारी अभी भी वही रहनी है, तो इनकम नेक्स्ट केस में हम लिखेंगे 100। इनकम टैक्स की दर 19% से बढ़ती है, तो जो हमारी नई टैक्स की वैल्यू होगी T%, वो कितना हो जाएगा, 19% से इसे बढ़ाएंगे तो 1.19 T%। ये हमारी नई टैक्स की वैल्यू हुई। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, अगर 100 का अगर हम 1.19 T से निकालें तो ये होगा 1.19 T, ये एक्चुअल वैल्यू होगी टैक्स की। तो अब इस नेट इनकम निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 100 - 1.19 T। अब सारी वैल्यूज आपके पास यहां पर चार्ट में टेबल में बन गई। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, और दूसरी बात यहां पे क्या है, जो नेक्स्ट हमें कंडीशन है कि द नेट इनकम, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, नेट इनकम जो है वो 1% से कम हो जाती है, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, 100 - T -100 -1.19 T, तो 100 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे प्लस साइन लगेगा, और T 1 टाइम्स माइनस होकर ये हमें देगा 0.19 T। ये क्या है, ये डिक्रीज है कि ओरिजिनल नेट इनकम से इस नए वाले नेट इनकम में कितना डिक्रीज हुआ। अब हमें परसेंटेज निकालना है 1% के हिसाब से, तो ओरिजिनल कितना था 100 - T, परसेंटेज की टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये कितना डिक्रीज हुआ है 1%, तो यहां पे हम लिख देंगे 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 19T इज इक्वल टू 100 - T। अब इस T को यहां पर लाएंगे तो 20T इज इक्वल टू 100, तो T की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। मतलब जो ये हमारा वैल्यू था, अगर मैं इसे कलर चेंज करके लिखूं, जो ओरिजिनल टैक्स था वो था 5, तो 500 पे कितना होता है 5%, तो ओरिजिनल हमें रेट निकालना था वो हुआ 5%। ये है नॉर्मल तरीका इसे करने का, बताने में इसे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे देखिए कितनी कम स्टेप्स हैं, सिर्फ इतना टेबल बनाने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद तो आपका सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो ये एक आज का अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% of a number exceeds 25% of the same number by 27. What is the value of the number? सिंपल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, हम इन्हें लिखते जाएंगे। 30% ऑफ अ नंबर, तो हम लिखेंगे 30 upon 100,
नंबर मान लेते हैं हम, वो है n, ठीक है, तो 30% ऑफ अ नंबर हो गया। एक्सीड्स 25% ऑफ द सेम नंबर, मतलब 25/100 इंटू n कितने से एक्सीड करता है? 27 ज्यादा है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5/100 n किसके बराबर? 27 के। ये कट के हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन सी। सिंपल सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करते जाना है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ a is 6 times more than b, then by what % is b less than a? अब पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे क्या चेंज था कि a 6 times of b, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे या 6 times परसेंटेज में हमें वैल्यू दी थी कि 10% मोर देन बी या 20% मोर देन बी, यहाँ पर टाइम्स के टर्म्स में दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपने ये यहाँ पे बेसिकली आप पहले मुझे निकाल के बताइए कि a/b का हम क्या रेशो लिखेंगे। अगर ये रेशो आपने निकाल दिया तो मैं मानूंगा आपकी पकड़ मजबूत है इस टॉपिक में। a/b का रेशो क्या लिखेंगे? अगर सिंपल सा ये लिखा होता a 6 times of b, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 6/1। लेकिन यहां पे क्या दिया है? 6 times more than b, ठीक है। मोर देन बी का क्या मतलब होगा? अगर b 1 है तो हमारा a क्या होगा? 1 + 6 मतलब 7। 7/1 सही रेशो है, ठीक है। बस यहां पे ये जो इतना पार्ट लिखा है ना, लैंग्वेज, परसेंटेज में लैंग्वेज बहुत परेशान करती है। यही एकमात्र कारण है हमारा क्वेश्चंस के गलत सॉल्व करने का, है ना। इसलिए ये चीज यहां पे आप अच्छे से, परसेंटेज के क्वेश्चंस में आप लैंग्वेज बहुत देखिए ध्यान से। मोर देन लिखा है, ऑफ लिखा है, बिकम लिखा है, क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली वो मैटर करता है। अब तो आसानी से सॉल्व करना, आपको उसमें कुछ भी नहीं बचा। देन बाय व्हाट % b इज लेस देन a? b और a में डिफरेंस कितना है? 6 का। बेस क्या हो जाएगा? देन के बाद a आ रहा है, मतलब a के कंपैरिजन में करना है, तो 6/7। इसका हमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालना है। अब 1/7 मुझे पता है कितना होता है, 14.28% के टर्म्स में। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/7 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसमें मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं 14 × 6 करूंगा, कितना होता है हमारा? 84। अब ऑप्शन में 84 से ऊपर कोई है? एक ही ऑप्शन है, तो इसका सही होना उसकी मजबूरी है। 84 के ऊपर एक ही ऑप्शन था। यहां पे मैं जबरदस्ती 28 को भी 6 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट नहीं करना चाहता हूं। क्यों नहीं करना चाहता हूं? पहले पार्ट से करके मैंने देख लिया कि जो भी मेरी वैल्यू आनी है 84 से तो ज्यादा ही आनी है। 84 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन यहां पर मौजूद है, तो वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये भी एक थोड़ा सा इसे मैं अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं, सिर्फ इस लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए, सही रेशो आपको यहां पर लिखना है। गलती हो जाएगी कि 6 times b कर दिया तो 6/1 लिख के आप उसे पूरा गलत सलत कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हुई हमारे आज के टॉपिक की बात। आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे। पिछली 2 क्लासेस भी हम 20 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 20 मतलब हमारे पास परसेंटेज पे 60 क्वेश्चन टाइप्स अवेलेबल हैं। उनको करने की बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब आपको क्या करना है, जो क्विजेस थे जो आपने पहले दिए होंगे क्लास शुरू होने से पहले, कुछ दिन के बाद उन्हें आपको रिवाइज करते जाना है। दूसरा, मैं आपके लिए क्या करूंगा, परसेंटेज का एक मैं ऊपर से अलग से क्विज डाल दूंगा, जिसमें ये सारे क्वेश्चन बैंक की तरह 60 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। एट अ टाइम आपको 20 से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जितनी बार आप उस टेस्ट को देंगे, बार बार उसमें क्वेश्चंस आपको अलग अलग दिखने लगेंगे इसी 60 क्वेश्चंस में से। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एटलीस्ट आप उसे टॉपिक वाइज करने के बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे डे वाइज या शिफ्ट वाइज करिए, ठीक है। तो आपको अब 2019, 2018 इन 2 साल के मिनिमम CGL, CPO और CHSL के क्वेश्चंस आपको करना शुरू करना है, ठीक है। प्लस जो आपने बुक सेलेक्ट करी है एक, उसके 100, 150 जो भी उसमें अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स और दिए होंगे, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। इतना आपके Tier 1 के लिए सफिशिएंट है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।